नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 में। करंट अफेयर 360 में आज हम 13 और 14 सितंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। आपने देखा होगा कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हर एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं और आपको यहाँ पर डेली की डेली करंट अफेयर करवाई जाएगी और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर कवर करवाएंगे डे बाई डे। चलो आज हम देखते हैं 13 व 14 सितंबर की करंट अफेयर। सबसे पहले हमारा हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को। हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। भाई भारत में पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भाई हिंदी दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिसमें से 2 हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का आधारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर का उपयोग किया जाता है। भाई भारत सरकार अपने जितने भी कामकाज होते हैं उसमें कौन सी भाषाओं का उपयोग करती है? हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की जो संविधान सभा है उसने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत की गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इसलिए जो 14 सितंबर है उसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखते आगे। आगे हमारा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 11 सितंबर 2021 को। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने को जीवन बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व में प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। भी प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? हमारा जो सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 11 सितंबर को वर्ल्ड फास्ट एड डे 2021 मनाया गया। तो अब कब मनाया गया? ये 11 सितंबर को। यह एक दिन वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को बढ़ावा देना। भी इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को बढ़ावा देना, संकट में अधिक लोगों की जान बचाने के लिए इसकी पहुंच को बढ़ाना है। जब कोई व्यक्ति मामूली या गंभीर चोट या बीमारी से पीड़ित होता है तो रोगी को दी जाने वाली प्राथमिक और तत्काल सहायता को फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहा जाता है। भी कोई भी व्यक्ति है जब उसको चोट लगती है या किसी एक्सीडेंट में घायल होता है उसको हम सबसे पहले जो सहायता प्रदान करते हैं उसको हम फर्स्ट एड या प्राथमिक सहायता कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे। इसी में आगे क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के अनुसार विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 का विषय 2021 का हमारा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या था? फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, यानी प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा। वर्ष 2000 में IFRC द्वारा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 में। यह संगठन 100 से अधिक लोगों को प्राथमिक चिकित्साएं प्रदान कर रहा है। 100 से भी अधिक वर्षों से जो यह संगठन है प्राथमिक चिकित्साएं प्रदान कर रहा है। इसी दिन का इतिहास 1859 का है, जब एक युवा व्यापारी हेनरी ड्यूनेट ने
सोल्फेरिनो की लड़ाई में नरसंहार देखा था, नरसंहार देखा था भाई, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का मारा जाना क्या होता है, नरसंहार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने गए। भूपेंद्र पटेल 12 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। भी गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जो विजय रूपाणी हैं, उनके इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। 13 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री की शपथ ली है उन्होंने। वह गुजरात की घाट लोदिया सीट से विधायक है, विधानसभा सदस्य है। कौन सी सीट है वह गुजरात की, घाट लोदिया सीट से विधायक है। विजय रूपाणी ने 11 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, ये हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री है गुजरात के जिन्होंने पहला चुनाव लड़ा और विधायक थे, पहले ही चुनाव में जीतकर विधायक बन गए और विधायक से सीधे सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। अब है हमारा डेनियल मेदवेदेव, यूएस 2021 यूएस ओपन के चैंपियन का ताज जीता। यूएस ओपन 2021 किसने जीता है, डेनियल मेदवेदेव। रूस के डेनियल मेदवेदेव को पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन का चैंपियन का ताज पहनाया गया। किसको हराकर इन्होंने जीता है, नोवाक जोकोविच, जो दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी है टेनिस में। ठीक है, उन्होंने सर्बियाई, भाई किससे जीते, ये सर्बियाई से। ये इनका सीधे सेटों के साथ अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। जो डेनियल मेदवेदेव है, इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने सीधे हरा 6-4 6-4 6-4 से। ठीक है, येवगेनी कफेलनिकोव मराठ स्पिन के बाद मेदवेदेव ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं। भाई इससे पहले येवगेनी कफेलनिकोव व मराठ स्पिन, इन दोनों ने ग्रैंड स्लैम जीता था रूस के लिए। अब ये कौन से खिलाड़ी बन गए, तीसरे। ब्रिटेन की एमा रादुकोन 2021 यूएस ओपन में महिला फाइनल में कनाडा की 19 वर्षीय लेला फर्नांडिस को हराकर ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली क्वालिफायर बनी। महिला का जो ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन का, वो किसने जीता है, एमा रादुकोन। कौन से देश की है, ब्रिटेन की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ। प्रहलाद सिंह पटेल सहारा फ्रोजन फूड्स का उद्घाटन किया। सहारा फ्रोजन फूड का उद्घाटन किसने किया, प्रहलाद सिंह पटेल ने। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहारा फ्रोजन फूड का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह उत्सव का हिस्सा था। भाई जो हमारा भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो सरकार उसको किस में मना रही है, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में मना रही है, उसका ये हिस्सा था। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए के केंद्रीय अनुदान के साथ एसएफएफ की स्थापना की गई। किसके, 10 करोड़ के केंद्रीय अनुदान के साथ। यह इकाई लगभग 700 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जल ग्रहण क्षेत्रों के लगभग 1000 किसानों को ये लाभ देगी या लाभान्वित करेगी। ठीक है, इस यूनिट की सुविधाओं में F&V 4MT पर HR के लिए IQF प्री प्रोसेसिंग, लाडन डीप फ्रीजर फ्रोजन स्टोर 4000 MT, मॉडर्न रैंकिंग सिस्टम स्टैकिंग 4000 MT, हाई रिच मटेरियल हैंडलिंग 2 यूनिट शामिल है। ये इसमें लगाया जाएगा। यह इकाई पैकिंग मशीन, जल उपचार संयंत्र, जल भंडारण टैंक, समसिस्टम फिटिंग आदि जैसे उत्कृष्ट अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगी।
यह प्रसंस्करण इकाई मुख्य रूप से फ्रोजन मटर, आम के टुकड़े, फ्रोजन गोभी आदि का उत्पादन करेगी। भी जितनी भी चीज़ें फ्रोजन है उनका ये उत्पादन करेगी। ठीक है, अब हम देखते आगे। रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपना ब्रांड एम्बेसडर। जो रानी रामपाल है और स्मृति मंधाना है, इसको इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रामपाल के नाम राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, जबकि मंधाना को बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, 5 सितंबर 2021 को बैंक की 5वीं वर्षगांठ समारोह में अवसर पर प्रदान की गई। ब्रांड एम्बेसडर इनको कब बनाया गया है? 5 सितंबर 2021 को, जब बैंक की 5वीं वर्षगांठ हो रही थी। ये वित्तीय संसाधन होते हैं जो सेवा से असेवित और असंबद्ध क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। तो कौन सी कंपनी है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। आगे हम देखते हैं रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह को। भारत की अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 बार के ओलंपियन निशानेबाज रणधीर इस समय ओसीए की मानद आजीवन उपाध्यक्ष है। भाई ये क्या थे? जो हमारी ओसीए है, एशियाई ओलंपिक परिषद, उसके आजीवन उपाध्यक्ष है। ठीक है, 5 बार ये ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। रणधीर ने 1991 से 2015 तक 24 साल तक ओसीए के महासचिव रहे। भी ओसीए के महासचिव रहे हैं 24 साल तक। रणधीर 1987 से 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते डीएम आलोक तिवारी। डीएम आलोक तिवारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव नियुक्त किया गया। डीएम अशोक तिवारी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने कानपुर के जिला अधिकारी आलोक तिवारी की नियुक्ति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के पद पर कर दी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को तत्काल आलोक को नई तैनाती के पद पर ज्वाइन करने के लिए कार्यमुक्त करने को कहा। आलोक का पद निदेशक स्तर का होगा और नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। भाई कितने वर्ष के लिए आलोक तिवारी की नियुक्ति की गई है? 5 वर्ष के लिए। वही आलोक के स्थान पर कानपुर के नए जिलाधिकारी की तैनाती की जानी है। ठीक है, आपको जितना भी करंट अफेयर करवाया जा रहा उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देख लेना, जो हमारे ये करंट अफेयर के बाद एग्ज़ाम होंगे, हम आपको डेली ये करंट अफेयर हर रोज़ चलती रहेगी। ऐसे डे टू डे करंट अफेयर चलेगी। और आपको जो करंट अफेयर पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ का प्रिंट निकाल कर क्लास देखने के बाद उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते आगे। पवन गोयनका इनस्पेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इनस्पेस एक कंपनी है, उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पवन गोयनका को। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। M&M ने अपने R&D के कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्कॉर्पियो XU के विकास का नेतृत्व किया था। भाई जब ये महिंद्रा में थे तो इन्होंने किसके विकास का नेतृत्व किया था? स्कॉर्पियो और SUV। ठीक है, इनस्पेस अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। गोयनका एक IIT पूर्व छात्र 2 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों जनरल मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा
के साथ अपने पेशेवर कैरियर के 4 दशकों से भी अधिक समय से जुड़े हैं। वह महिंद्रा समूह के साथ 27 साल बिताने के बाद 1 अप्रैल 2021 को कंपनी के एमडी बने थे। भी 1 अप्रैल 2021 को वो कंपनी के एमडी बने थे 27 साल के बाद। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। जिम लेनजोन को याहू के सीईओ नियुक्त किया गया है। वेब सेवा प्रदाता याहू ने जिम लेनजोन को अपना नया प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। भाई सबसे पहले वो वर्तमान में क्या थे, जो डेटिंग ऐप टिंडर है उसके सीईओ थे वो। अब उन्हें किसका सीईओ बनाएगा, याहू का। ठीक है, जिम लैंगोन याहू के सीईओ के पद पर गुरु गौरापन की जगह लेंगे। वो किसकी जगह लेंगे, गुरु गौरापन की। टिंडर के लिए लेजोन को बदलने के लिए रिनेट नाइब्रेक को डेटिंग ऐप के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब डेटिंग ऐप का सीईओ किसे बनाया गया है, रिटेन नाइब्रेक को। डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल से पहले लेनजोन ने सीबीएस कॉरपोरेशन के मुख्य डिजिटल अधिकारी और सीबीएस इंटरएक्टिव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डिजिटल संचालन का नेतृत्व किया था। 2011 में क्लिकर मीडिया के अधिग्रहण के बाद सीबीएस में शामिल हुए थे, जहां वह सह संस्थापक और सीईओ थे। ठीक है, इन्होंने 2001 से 2008 तक आईसीए इंटरएक्टिव कॉर्प द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के बाद सीईओ के रूप में खोज इंजन आस्क.कॉम में भी इन्होंने कई कार्यकारी भूमिकाएं निभाई थी। लेजोन ग्रुपों के निदेशक मंडल का भी सदस्य है। जो हमारा लेजोन ग्रुप है उसके भी निदेशन मंडल का ये सदस्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेनियल रिकियार्डो। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड पिक्स 2021 जीता। भी फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड पिक्स 2021 ने जीता है डेनियल रिकियार्डो। डेनियल रिकियार्डो ने 12 सितंबर 2021 को फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड पिक्स जीता। 2012 ब्राजीलियाई ग्रैंड पिक्स के बाद ब्रिटिश टीम में पहली जीत में रिकार्डो के बाद उनके मैकलारेन टीम के साथी लैंडो नॉरिस आए। सर्जियो पेरेस के लिए 5 सेकंड की पेनल्टी के कारण अंतिम स्थान से शुरू होने के बावजूद भी वोल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। भाई जो वोल्टेरी बोटास है वो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। लेकिन जो फार्मूला 1 रेस होती है उनमें हमें बस यही महत्वपूर्ण है भाई ये किसने जीती है। तो इटालियन ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीती है, डेनियल रिकियार्डो। ठीक है, आगे है हमारा उत्तराखंड। देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन 12 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया। देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड के रानीखेत में। केंद्र की प्रतिपूरक वनीकरण योजना के तहत उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 3 वर्ष की अवधि में फर्नेरी को विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें पश्चिमी और पूर्वी हिमालयों के साथ साथ पश्चिमी घाटी प्रजातियों का मिश्रण है। इसमें क्या है, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और जो पश्चिम घाट की प्रजातियां हैं उनका मिश्रण है। इसमें केवल जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के साथ बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों के साथ 120 विभिन्न प्रकार के फर्न संग्रह है। भाई इसमें क्या है, 120 फर्न की प्रजातियां हैं और भी ज़्यादा फर्न इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें क्या है आगे, फर्नेरी को छायांकित में लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर विकसित किया जाएगा। कितनी ऊंचाई पर इसको विकसित किया जाएगा, लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर। फर्नेरी में औषधीय महत्व वाली 30 प्रजातियां जो औषधियां बन सकेगी, जिससे वो कितनी प्रजातियां हैं इसमें, 30 प्रजातियों में हंसराज एडिटियंटम वेंस्टम शामिल है, जिसे आयुर्वेद के साथ साथ तिब्बती चिकित्सा पत्ते की कई बीमारियों के इलाज के रूप में महत्व दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते आगे।
आगे क्या हमारा आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया। भी जो कृषि के जो जैव अपशिष्ट से उनसे ईंट बनाई गई और ईंट से जो पहली इमारत बनी है उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। आईआईटी हैदराबाद ने कृषि अपशिष्टों से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया। संस्था ग्रामीण समुदाय द्वारा इसे व्यापक रूप में अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। भी जो कृषि के अपशिष्टों से जो ईंट बनती है इसको बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान है वो क्या करेगा, जो सरकार के सामने जो मंत्रालय है उसके सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि कृषि अपशिष्ट को स्थायी सामग्रियों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूलन, लागत प्रभावी संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है। ठीक है। शोधकर्ताओं के अनुसार सामग्री उत्कृष्ट थर्मल इंसुलेशन, अग्निरोधी गुणों को प्रदर्शित करती है। ठीक है। जब इसे छत और दीवार की पैनलिंग में उपयोग किया जाता है तो यह गर्मी के लाभ को 5 से 6 डिग्री के प्रभावी ढंग से कम कर सकती है। और जो गर्मी का लाभ है उसको भी ये 5 से 6 डिग्री तक कम कर दी है। इस प्रकार की ईंटें बनाई गई है जो कृषि के जैव अपशिष्ट होते हैं उनसे। ठीक है। अब बढ़ते हम आगे। अडोब। प्रतिभा महापात्रा को भारत का एमडी और वीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है। यूएस टेक दिग्गज अडोब ने अडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में प्रतिभा महापात्रा की नियुक्ति की गई है। जो अडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? प्रतिभा महापात्रा को। ठीक है। इस भूमिका में महापात्रा अडोब एक्सपीरियंस क्लाउड, अडोब क्रिएटिव क्लाउड और अडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड में अडोब के भारत के व्यवसाय का नेतृत्व करेगी। भाई अडोब है जो भारत में जितना भी उसका व्यवसाय होगा उसको नेतृत्व कौन करेगी? प्रतिभा महापात्रा। जो एशियाई पैसिफिक के अडोब के अध्यक्ष के साइमन टेट को रिपोर्ट करेंगे। और ये अपनी सारी की सारी जो एशिया पैसिफिक है, हमारा एशिया पैसिफिक है, उसका जो अध्यक्ष है साइमन टेट, उसको ये रिपोर्ट करेगी। ठीक है। प्रौद्योगिकी उद्योग में महापात्रा का कैरियर 25 वर्षों से अधिक का है। वह टेक फर्म आईबीएम के अडोब में शामिल हुई। उन्होंने एपीएसी के लिए डिजिटल बिक्री के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इससे पहले उन्होंने आईबीएम इंडिया दक्षिणी एशिया के लिए बिक्री का नेतृत्व किया, जहां वह कंपनी के समाधान और सेवाओं के पोर्टफोलियो के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थी। कौन? प्रतिभा महापात्रा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज। भाई पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा बना है भारत का? आईएनएस ध्रुव। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया गया है? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से। डीआरडीओ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ और एनटीआरओ के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया है। किसने निर्माण किया इसका? डीआरडीओ और एनटीआरओ के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया गया है। आईएनएस ध्रुव लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है, जो इसे पाकिस्तान और चीन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा हमले की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने में उपयोगी बनाता है। ठीक है। भारत अब फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन से युक्त देशों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे जहाज़ों का स्वामित्व और संचालन है। भारत से पहले ये जहाज किसके पास है? फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन। अब भारत भी इस लिस्ट में आ गया है। ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको जितना भी करवा जाए करंट अफेयर, उससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है।
तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अजीज हाजिनी का सितंबर 2021 में निधन। भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था अजीज हाजिनी, इनका सितंबर 2021 में निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक अजीज हाजिनी का 11 सितंबर 2021 को निधन हो गया। अजीज हाजिनी एक कश्मीरी लेखक, कवि, आलोचक और आयोजक थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति, भाषा अकादमी के पहले सचिव के रूप में कार्य किया है। उनकी किताब तेज पजार के लिए 2013 में और किताब आन खाने के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उनको 2013 और 2016 में 2 बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। आज हमने कर लिया है यहाँ पर 13 और 14 सितंबर की करंट अफेयर, ठीक है। अगली क्लास में हम 15 सितंबर की करंट अफेयर करेंगे। आपको यहाँ पर डे बाय डे सारी करंट अफेयर कवर करवा जाएगी और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।